पापा और बुआ की बातें मैं सुन रहा था। अक्सर ऐसा होता है ना, कभी कभी जब आप बिना कुछ पूछे ही अपने सवालों के जवाब पा जाते हैं। कहीं का सवाल कहीं का जवाब बनकर सामने चला आता है। नाते रिश्तेदारी की कटुता दोस्ती की कटुता से कहीं ज्यादा दुखदाई होती है, क्योंकि रिश्तेदार को हम बदल नहीं सकते, जबकि दोस्ती में ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। न पसंद आए तो दोस्त को बदल दो, छोड़ दो उसे। ऐसी क्या मजबूरी कि निभाना ही पड़े? मनुष्य हैं हम, और समाज में हर तरह के प्राणी से हमारा वास्ता पड़ता है। पापा बुआ को समझाते हुए बोले, जहां रिश्ता बन जाए वहां अगर कटुता आ जाए तो वास्तव में बहुत तकलीफ होती है। न तो छोड़ा जाता है और न ही निभाया जाता है, बस एक बीच का रास्ता बच जाता है। फीकी बेजान मुस्कान लिए स्वागत करो और दिल का दरवाज़ा सदा के लिए बंद। अरे भई, हमारा दिल तो प्यार के लिए है ना, जहां नफरत नहीं रह सकती, क्योंकि हमें भी तो जीना है ना। नफरत पालकर हम कैसे जिएं? किसी इंसान का स्वभाव यदि सामने वाले को नंगा करना ही है तो हम कब तक नंगा होना सह पाएंगे? बुआ के घर कोई उत्सव है और उनका देवर जब तब उनके हर काम में बाधा डाल रहा है। बचपन से बुआ उसके साथ थीं, मां बनकर बुआ ने अपने देवर को पाला है। जब बुआ की शादी हुई तब उनका देवर मात्र 5 साल का था। मां बाप नहीं थे, इसलिए जब भी बुआ मायके आती थीं तो वह भी उंगली पकड़े साथ होता था। हम अक्सर सोचते थे कि बुआ तो नई ब्याही लगती ही नहीं, शादी होते ही वह एकदम से सयानी सी लगने लगी है। मैं तब 7-8 साल का था जब बुआ की शादी हुई थी। अक्सर मां का बुआ से वार्तालाप कानों में पड़ जाता था। सजा संवरा तो कर गायत्री, तू तो नई ब्याही लगती ही नहीं। इतना बड़ा बच्चा साथ चले तो क्या नई ब्याही बनकर चलना अच्छा लगता है भाभी? सभी राजू को मेरा बच्चा समझते हैं। क्या 5 साल के बच्चे की मां दुल्हन की तरह सजती है? मात्र 20 साल की मेरी बुआ मंडप से उठते ही 5 साल के जिस बच्चे की मां बन चुकी थीं, वही बच्चा आज बात बेबात बुआ का मन दुखा रहा है, जिस पर वह परेशान है। बुआ के बेटे की शादी थी। बुआ न्योता देने गई थीं, जिस पर उसने रुला दिया था। आज याद आई मेरी। कल ही तो कार्ड छप कर आए हैं। आज मैं आ भी गई। कुछ सलाह मशविरा तक नहीं, मुझसे रिश्ता करने से पहले कार्ड तक छप गए और मुझे पता तक नहीं कि बारात का इंतजाम कहाँ है और लड़की काम क्या करती है। स्तब्ध बुआ हैरान परेशान रह गई थीं। इस तरह के व्यवहार की नहीं न सोची थी। बुआ कुछ कार्ड साथ भी ले गई थीं, देवर के मित्रों और रिश्तेदारों के लिए। रहने दो भाभी, बेइज्जती करती हो और न्योता भी देने चली आईं। न मैं आऊंगा और न ही मेरे ससुराल वाले। कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर पर। तुमने हमारे रिश्तेदारों की बेइज्जती की है, पहले जाकर उनसे माफी मांगो। बेइज्जती की है मैंने? लेकिन कब, किसकी बेइज्जती की है मैंने? भाभी, तुमने अपने बेटे का रिश्ता करने से पहले हमसे नहीं पूछा, मेरे ससुराल वालों से नहीं पूछा। मेरे घर में क्या होगा उसका फैसला क्या तुम्हारे ससुराल वाले करेंगे या तुम करोगे? हम लड़की देखने गए, पसंद आई। हमने उसके हाथ पर शगुन रख दिया। 15 दिन में ही शादी हो रही है। तुम्हारे भैया और मैं अकेले किसी तरह पूरा इंतजाम कर रहे हैं। राहुल को छुट्टी नहीं मिली, वह सिर्फ 2 दिन पहले आएगा। अब हम तुम्हारे ससुराल वालों से माफी मांगने कब जाएं? और क्यों जाएं? भाभी, तुम लोग जरा भी दुनियादारी नहीं समझते। तुमने अपने घर का मुहूर्त किया, वहां भी मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाया। वहां तो किसी को भी नहीं बुलाया था। तुम भी तो वहीं थे, सिर्फ घर के लोग थे और हमने पूजा कर ली थी। फिर उस बात को तो आज 2 साल हो गए हैं। आज याद आया तुम्हें गिला शिकवा करना, जब मैं तुम्हें शादी का न्योता देने आई हूं। पुत्र समान देवर का कूद कूद कर लड़ना बुआ समझ नहीं पा रही थीं। न जाने कब कब की नाराजगी, और नाराजगी भी वह अपने ससुराल वालों को लेकर जता रहा था, जिनसे बुआ का कोई वास्ता न था। समधियाना तो फूलों की खुशबू की तरह होता है, जहां हमें सिर्फ इज्जत देनी है और लेनी है। फूल की सुंदरता को दूर से महसूस करना चाहिए, तभी उसकी सुंदरता है। हाथ लगाकर पकड़ोगे तो उसका मुरझा जाना निश्चित है, और हाथ भी कुछ नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ फूलों की खुशबू की तरह होते हैं, जिनके ज्यादा पास जाना उचित नहीं होता। पुत्र या पुत्री के ससुराल वाले, जिनसे हमारा मात्र तीज त्योहार या किसी कार्य विशेष में मिलना ही शोभा देता है। ज्यादा आना जाना या दखल देना अक्सर किसी न किसी समस्या या मनमुटाव को जन्म देता है, क्योंकि यह रिश्ता फूल की तरह नाजुक है, जिसे बस दूर से ही नमस्कार किया जाए तो बेहतर है। देवर बात बेबात अपने ससुराल वालों को घर पर बुलाना चाहता था, जिस पर अक्सर बुआ चिढ़ जाया करती थीं। हर पल उनका बुआ के घर पर पसरे रहना फूफा जी को अखरता था। हर घर की एक मर्यादा होती है,
जिसमें बाहर वाले का हर पल का दखल सहन नहीं किया जा सकता। अति हो जाने पर फूफा जी ने भाई को अलग हो जाने का संदेशा दे दिया था, जिस पर काफी बावेला मचा था। जिसे पुत्र बनाकर पाला था, वही देवर बराबर की हिस्सेदारी मांग रहा था। कौन सा हिस्सा? हमारे माँ बाप जब मरे तब हम किराए के घर में रहते थे और तुम 2 साल तक ननिहाल में पलते रहे। अपनी शादी के बाद मैं तुम्हें अपने घर लाया और पाल पोस कर बड़ा किया। अपने बेटे के मुंह का निवाला छीनकर अक्सर तुम्हारे मुंह में डाला। कौन सा हिस्सा दूं मैं तुम्हें? हमारे माता पिता कौन सी दौलत छोड़कर मरे थे जिसे तुम्हारे साथ बांटूं? मैंने यह सब कुछ अपने हाथ से कमाया है, तुम भी कमाओ। मेरी तुम्हारे लिए अब कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आपने कोई एहसान नहीं किया जो पाल पोस कर बड़ा कर दिया। मैंने जो किया वह एहसान नहीं था, और अब जो तुम करने को कह रहे हो उसकी मैं जरूरत नहीं समझता। हमें माफ करो और जाओ यहां से। हमें चैन से जीने दो। फूफाजी ने जो उस दिन हाथ जोड़े उन्हीं पर अड़े रहे। मन ही मर गया उनका। क्या करते वह अपने भाई का? ये कल का बच्चा ऐसी बकवास कर गया। आखिर क्या कमी रखी मैंने? न लाता ननिहाल से तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता, पलता वहीं मामा के परिवार का नौकर बनकर। आज इज्जत से जीने लायक बन गया तो मेरे ही सिर पर सवार। हद होती है बेशर्मी की। वह अलग घर में चला गया था, लेकिन मौके बेमौके उसने जहर उगलना नहीं छोड़ा था। बुआ के बेटे की शादी का नेग उसने उठाकर घर से बाहर फेंक दिया था। बीमार हो गई थीं बुआ। क्या हो गया है इस लड़के की बुद्धि को? हमारा ही दुश्मन बना बैठा है। हमने क्या नुकसान कर दिया है इसका? इज्जत के सिवा और क्या चाहते हैं इससे? बुआ का स्वर पुनः कानों में पड़ा। भूल जाओ ना उसे, पापा बोले थे। समझ लो, उसका कोई भी अस्तित्व कहीं है ही नहीं। शरीर का जो हिस्सा सड़गल जाए उसे काट कर अलग करना ही पड़ता है, वरना तो सारा शरीर गलने लगता है। तुम्हारा अपना बेटा शादी करके अपने घर में खुश है ना? तुम पति पत्नी चैन से जीते क्यों नहीं? क्यों उठते बैठते उसी का रोना लेकर बैठे रहते हो? अपना बेटा खुश है और यह कौन सा पराया था? भैया, हमने कभी इसकी खुशी पर कोई रोक नहीं लगाई। अपने बेटे पर उतना खर्च नहीं किया जितना इस पर करते रहे। इसकी पढ़ाई का कर्ज हम आज तक उतार रहे हैं। अपना बेटा तो वजीफे से ही पड़ गया। जहां इसने कहा वहीं इसकी शादी की। अब और क्या करते? कम से कम अपने घर में चैन से जीने तो देता हमें। हमारे पीछे हाथ ढोकर पड़ना उसने अपना अधिकार बना लिया है। हम खुश हुए नहीं कि जहर उगलना शुरू। 4 लोगों में तमाशा बनाना जैसे शगल है उसका। अभी राहुल के घर बच्चा होगा, तब मत बुलाना न उसे। जब तुम जानती हो कि वह तुम्हारा तमाशा बनाता है, तब काट कर फेंक क्यों नहीं देती उसे? भैया, वह अपना है। अपना समझकर सब सहन करती हो, उसी का तो वह फायदा उठाता है। शायद वह तुम पर वही अधिकार चाहता है जो तब था जब तुम ब्याह कर उस घर में गई थी। तुमने अपनी संतान तब पैदा की थी जब तुम्हारा देवर 10 साल का था। इतने साल का उसका एकाधिकार छिन जाना उससे सहा नहीं गया। अपनी सीमा रेखा भूल गया। ऐसी मानसिकता धीरे धीरे प्रबल होती गई। उसका अपमानित करना बढ़ता गया और तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती गई। मोहम्मता की मारी तुम उसे बालहट समझती रही। दबी आवाज में मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अपने बेटे और देवर में उचित तालमेल रखो। जिसका जितना हक बनता है उसे न उससे ज्यादा दो और न ही कम। अब त्याग दो उसे, अपने जीवन से निकाल दो अभी। स्तब्ध रह गया हूं मैं आज। मेरे पिता जो सदा निभाना सिखाते रहे, आज काट कर फेंक देना सिखाने लगे। वो जमाना नहीं रहा। अब जब हम आग का दरिया पचा जाया करते थे और समुंदर के समुंदर पीकर भी जाहिर नहीं होने देते थे। आज का इंसान इतना सहनशील नहीं रहा कि बुराई पर बुराई सहता रहे और खून के घूंट पीकर भी मुस्कराता रहे। आज हर तीसरा इंसान अवसाद में जी रहा है। आखिर क्यों? पढ़ाई लिखाई ने तहजीब में रहना सिखाया है ना, इसीलिए तहजीब ही निभाते निभाते हम अवसाद का शिकार हो जाते हैं। जो लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ा करते हैं, वे तो अपनी भड़ास निकाल चुकते हैं ना। भला वे क्यों जाएंगे अवसाद में? संस्कारी और तहजीब वाला इंसान खुद पर ही जुल्म करे, क्या इससे यह अच्छा नहीं कि वह उस इंसान से ही किनारा कर ले? भूल जाओ उस 5 साल के बच्चे को जो कभी तुम्हारा हर पल का साथी था। अब बहुत बदल चुका है वह। समझ लो, वह इस शहर में ही नहीं रहता। सोच लो, अमेरिका चला गया है। दिल को खुश रखने को यह ख्याल क्या बुरा है गायत्री? कुछ कचोटने लगा है मुझे। मेरे ऑफिस में मेरा एक घनिष्ठ मित्र है जो आजकल बदला बदला सा लगने लगा है। पिछले 10 साल से हम साथ साथ हैं।
अच्छी दोस्ती थी हम में। जब से मेरा प्रमोशन हुआ है वह नाखुश सा है। जलन वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसका क्षेत्र मेरे क्षेत्र से सर्वदा अलग है। ऐसा तो है ही नहीं कि उसकी कोई शह मेरी गोद में चली आई हो। कटाकटा सा भी रहता है और मौका मिलते ही 4 लोगों के बीच अपमानित भी करता है। पिछले 6 महीने से मैं उसका यह व्यवहार देख रहा हूं। कोशिश भी की है कि बैठकर पूछूं, मगर पता नहीं क्यों वह अवसर भी नहीं देता। कभी कभी लगता है वह मुझसे दुश्मनी भी निकाल रहा है। अपना व्यवहार भी मैं पल पल परख रहा हूं कि कहीं मैं ही कोई भूल तो नहीं कर रहा। हैरान हूं मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं जहां कल खड़ा था। ऐसा लगता है वही दूर जाकर खड़ा हो गया है और बात पे बात मेरा उपहास उड़ा रहा है। धीरे धीरे दुखी रहने लगा हूं मैं। आखिर मैं कहाँ भूल कर रहा हूं? काम में जी नहीं लगता। ऐसा लगता है कोई प्यारी चीज हाथ से निकली जा रही है। शायद मेरे स्नेह का निरादर कर उसे अच्छा लगता है। अपने आप के लिए भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है ना गायत्री? अपने पति के प्रति, अपनी सेहत के प्रति। अपने लिए जीना सीखो बच्ची। पापा अक्सर प्यार से बुआ को बच्ची कहते हैं। बुआ की अपने देवर के प्रति ममता तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। आज ऐसी नौबत चली आई कि उसी से बुआ को हाथ खींचना पड़ेगा, क्योंकि बुआ अवसाद में जा चुकी है। डिप्रेशन का मरीज जब तक डिप्रेशन की वजह से दूर न होगा, जिएगा कैसे? कोई भी रिश्ता तभी तक निभ सकता है जब तक दोनों ही निभाने के इच्छुक हों। अमृत का भरा कलश केवल एक बूंद जहर से विषाक्त हो जाता है। हमारा मन तो मानवीय मन है, जिस पर इन बूंदों का निरंतर गिरना हमें मार न दे तो क्या करे? अपना निरादर कराना भी तो प्रकृति का अपमान है ना। सहना भी तभी तक उचित है जब तक आप सह पाएं। सहने की अति यदि आपको या हमें मारने लग जाए तो क्यों न हाथ खींच लिया जाए, क्योंकि रिश्तों के साथ साथ अपने प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है ना। क्यों कोई आपके प्यार और अपनत्व का तिरस्कार करता रहे? क्यों आपके वात्सल्य और स्नेह को कोई अपनी जागीर ही समझकर जब चाहे पैर के नीचे रौंद दे और जब चाहे जरा सा पुचकार दे? अब छोटा बच्चा नहीं है वह कि तुम हाथ खींच लोगी तो मर जाएगा। 2 बच्चों का बाप है, अपने आलीशान घर में रहता है। तुम्हारे घर से कहीं बड़ा घर है उसका। क्या कभी बुलाता है वह तुम्हें? क्या तुमसे कभी पूछता है वह कि तुम जिंदा हो या मर गईं? उसे उतना ही महत्व दो जिसके वह लायक है। संकरे बर्तन में ज्यादा वस्तु डाली जाए तो वह छलक कर बाहर निकलती है। ये इंसानी फितरत है बच्ची। पास पड़ी शह की मनुष्य कद्र नहीं करता। जो मिल जाए वह मिट्टी और जो खो जाए वह सोना, तो सोना बनो न पगली। मिट्टी क्यों बनती हो? चुप हो गए पापा। शायद बुआ पर नींद की गोली का असर हो चुका है। गहरी पीड़ा में है बुआ। क्षमता से ज्यादा जो सह चुकी है। फूफाजी और पापा बाहर चले आए। हमारा पूरा परिवार बुआ की वजह से दुखी है। निर्णय हुआ कि कुछ दिन दोनों राहुल के पास बंगलौर चले जाएंगे, इस माहौल से दूर। शायद जगह बदलकर बुआ को अच्छा लगे। हफ्ता भर बीत चुका है। अब मैं अपने नाराज चल रहे मित्र की तरफ देखता ही नहीं हूं। जरूरी बात भी नहीं करता। पास से निकल जाता हूं जैसे उसे देखा ही नहीं। पहले उसके लिए रोज जूस मंगवाता था, अब सिर्फ अपने ही लिए मंगवाता हूं। नतीजा क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर मैं चैन से हूं। कुंठा तंग नहीं करती। ऐसा लगता है अपने आप पर दया कर रहा हूं। क्या करूं? मेरे लिए भी तो मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। पापा सच ही तो कह रहे थे। किसी के लिए मिट्टी भी क्यों बना जाए? सहज उपलब्ध होकर क्यों अपना मान घटाया जाए? आखिर हमारे आत्मसम्मान के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगता। यह सब फ्री में हो जाता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद जी।